नमस्कार। एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का हिस्ट्री वाइज दूसरा वीडियो लेक्चर है और होप सो कि आपको पहला वीडियो लेक्चर भी पसंद आया होगा। आज इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले हम जो है पहले वाला वीडियो लेक्चर हल्का फुल्का रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स ने हमारा पहली क्लास नहीं देखी है कांगड़ा की, तो प्लीज़ जाके पहले देख लें, फिर जाके इस वीडियो लेक्चर पे स्विच हुए, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आने वाला है। तो पिछली बार हमने देखा था कि कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया था, 1966 में मिलाया गया था। और 19 जनवरी 2017 को जो है धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी बनाई गई थी। तो हिमाचल प्रदेश की कुल कितनी राजधानियाँ हैं? 2 राजधानियाँ हैं। न्यूगल, बाणगंगा, कुराली और न्यूगल के बीच के क्षेत्र को क्या बोला गया? त्रिगत बोला गया। हम रावी, ब्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्र को भी त्रिगत बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन लिटिल बिट आउटडेटेड हमें नज़र आता है। जो ये हमारे यहाँ पे भूमिचंद थे, जो त्रिगत रियासत के संस्थापक थे, इनकी उत्पत्ति जो है माता पार्वती के पसीने से हुई थी, तो इसीलिए इनको जो है मनुष्यों से इनकी उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। अज्ञात काल में इस रियासत की स्थापना हो गई थी। इस रियासत के 234वीं पीढ़ी के राजा सुशर्मा चंद ने महाभारत बैटल्स युद्ध में जो कौरवों की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, और इसकी जानकारी हमें 282 द्रोणपद अध्याय 282 द्रोणपद में मिलती है। बाद में सुशर्मा चंद ने प्लेन में पठानकोट को राजधानी बनाया और हिल में नगरकोट को राजधानी बनाया। कांगड़ा शहर की स्थापना भी सुशर्मा चंद ने ही की थी। अब यहाँ पे कांगड़ा का नामकरण जो है भगवान शंकर ने जहाँ जलंधर राक्षस की जहाँ पे मृत्यु की और उसके मार के जहाँ पे उनके कान गिरे, उस वाले कालांतर में उस वाले जगह को कांगड़ा के नाम से ही जाना जाने लगा। बाकी हमने यहाँ पे नामकरण का बैकग्राउंड्स को देखा था। देवराज इंद्र को पर भगवान शंकर ने किस तरह से क्रोधित हुए, बाद में उनके जो है तीसरी आंख से जो क्रोध की ज्वाला निकली थी वो जलंधर राक्षस में परिवर्तित हो जाती, बच्चे में एक परिवर्तित हो जाती है, जिसका पालन पोषण समुद्र देव करते हैं और ब्रह्मा के आशीर्वाद से जो इनका नाम जलंधर रखा गया। बाद में भगवान शंकर के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। इनकी पत्नी का नाम वृंदा होता है और वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, जो कि शालिग्राम पत्थर में बदल गए थे। इन्हीं से ही जो है हम तुलसी विवाह वाला फेस्टिवल मनाते हैं। और अब हम जब आगे निकले तो हमें पता चला कि भी त्रिगट, नगरकोट, वर्तमान में कांगड़ा शहर, भीमकोट, भीमनगर, सुशर्मा, सभी का सभी जो है नगरकोट का ही नाम है। तो अलबरूनी के कुछ दरबारी कवि थे, जैसे उत्तबी थे, इन्होंने भीमनगर कहा। कैसे इसको याद करना है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया है। फरिश्ता ने भीमकोट कहा, कैसे हमने भीमकोट को याद रखना है, सारी ट्रिक्स हमने बता दी है। अब यहाँ से आगे चलते हुए हमने देखा कि भी यहाँ पे एक जो है प्राणिनी की बुक थी अष्टाध्यायी, उनमें जो है त्रिगत के लोगों को आयुधजीवी संघ कहा गया, जो लोग जो है युद्ध पे ही जिनका जीवन यापन गुजरता है। आगे हमने देखा कि हेनसांग ने 635 ईस्वी में कांगड़ा की यात्रा विजिट किया था, त्रिगत को विजिट किया था, और उस समय वहाँ के राजा उदीमा थे। वापस जाते समय 643 में जो है हेनसांग ने फिर से त्रिगत जो है रुके थे। ठीक है, तो वापस जाते हुए भी यहाँ पे रुके थे। अब यहाँ पे आज का वीडियो लेक्चर जो है हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक लाइन है यहाँ पर, ये देख लेते हैं कि कांगड़ा का राजा पृथ्वीचंद कब से कब तक था? 1883 से 1903 में इन्होंने जो है कश्मीर के राजा शंकर वर्मन के विरुद्ध युद्ध किया था। बस एक ही यहाँ पे लाइन है कि कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जिन्होंने कश्मीर के राजा शंकर वर्मन के साथ युद्ध किया था। तो दैट वॉज पृथ्वीचंद थी। कौन थे? पृथ्वीचंद थे, हु वॉज पृथ्वीचंद। ठीक है, अब हम कांगड़ा के मध्यकालीन इतिहास को देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो महमूद गजनवी ने 1009 में कांगड़ा पर आक्रमण किया। उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? जगदीश चंद्र था। कौन था? जगदीश चंद्र था। 1043 ईस्वी में कांगड़ा किला तुर्कों के अधीन आ गया था। किसके अधीन आ गया था? तुर्कों के अधीन। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है कि महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया था? 1009 ईस्वी में। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? जगदीश चंद्र था। कांगड़ा जो किला जो है तुर्कों के अधीन कब आया? 1043 ईस्वी में। अब जब ये तुर्कों के अधीन आया कांगड़ा किला, तो उस समय वहाँ पे एक हमें चमत्कार देखने को मिलता है कि जब कांगड़ा किला तुर्कों के अधीन आया 1043 ईस्वी में, तो उस समय जो है क्या बोलते हैं, दिल्ली में किसका राज था? तोमर राजा का राज था। किसका राज था? तोमर राजा का राज था। तो हुआ क्या?
तोमर राजा का नाम क्या है, महिपाल। तो हुआ क्या कि उस समय जो है तो राजा महिपाल को जो है एक सपना आता है, और उस सपने में उन्हें माता ब्रिजेश्वरी देवी दिखाई देती है, और वो तोमर राजा से अनुरोध करती है कि भाई मुझे जो है कुछ तुर्कों ने, कुछ मुसलमानों ने जो बंदी बना के रखा हुआ है एट दैट टाइम का, आज का आप गलत मत सोचना, मुझे कुछ तुर्कों ने जो है बंदी बना के रखा हुआ है, तो प्लीज़ आप यहाँ आके, मतलब माता ने ऐसे बोला कि आप मुझे जो है उससे बंदी आज़ाद करवाएं, प्लीज़ प्लीज़ तो नहीं बोलेगा, पर ऐसे बोलेगा कि मुझे आप आज़ाद करवाएं। तो तोमर राजा महिपाल ने जो है 1043 ईस्वी में कांगड़ा किला तुर्कों से आज़ाद करवाया। क्यों? क्योंकि उनको सपने में माता ब्रिजेश्वरी देवी दिखाई गई थी। लेकिन अब हमने यहाँ पे देखा 1043 के बाद भारत में जो है ये जो वंश है, गजनवी वंश हो गया या कोई मुस्लिम इन्वेडर थे, ये बढ़ते गए थे इनके आक्रमण, और इनकी पावर बढ़ती ही जा रही थी भारत में। तो ज़्यादा दिनों तक ये बिल्कुल भी इनके पकड़ से दूर नहीं रहना था। तो फिर 1051 से 1052 तक फिर से कांगड़ा किला किसके पास चला गया, तुर्कों के पास चला गया। यह आपने मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में देखा होगा कि भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे, पहला अरब से हुआ था और दूसरा कहाँ से हुआ था, तुर्क से हुआ था। ठीक है, दूसरा आक्रमण तुर्क से हुआ था। तो तुर्कों के बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, सब के सब कौन थे, तुर्क थे। और फिर 1051 से 1052 में किसके अधीन आ गया था, तुर्कों के अधीन आ गया था। 1060 ईस्वी में फिर से कांगड़ा किला कांगड़ा के राजाओं के अधिकार में आ गया। तो ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा किला तुर्कों के अधीन कब आ गया था, 1043 में। कांगड़ा किला किस तोमर राजा ने आज़ाद करवाया था तुर्कों से, महिपाल ने। कांगड़ा किला फिर से तुर्कों के अधीन कब आया, 1051 से 52 के। कांगड़ा किला फिर कंप्लीटली कांगड़ा राजाओं के अधिकार में कब आया था तुर्कों से, 1060 में। कब आया था, 1060 में। तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ये आपने याद कर लेने हैं। आगे देखते हैं। अब कांगड़ा 1170 की बात है। अब कांगड़ा में दो राजा आते, दो ब्रदर आते, एक होते पदमचंद और उनके दूसरे भाई कौन होते, पूरवचंद। ये दोनों कांगड़ा रियासत पे राज कर रहे होते हैं। क्या कर रहे थे, राज कर रहे होते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि अब दो भाई जो है एक रियासत पे राज कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि भाइयों भाइयों में भी कई बार बनती नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि पूरवचंद को ऐसा लगता है कि मेरे भाई पदमचंद ने जो है इस रियासत पे जो है राज किया है, तो मुझे भी अपने लिए अलग से एक रियासत की स्थापना करनी चाहिए। इसीलिए जो है कांगड़ा से अलग होकर पूरवचंद, किसके भाई, पदमचंद के, जो पूरवचंद ने जो है कांगड़ा से अपने बड़े भाई पदमचंद से अलग होके, क्या नाम है इनका, पूरवचंद है। क्या नाम है, पूरवचंद। यहाँ पे ये गलत हो गया, पूर्णचंद नहीं है, पूरवचंद है। तो पूरवचंद ने 1170 में अपने बड़े भाई पदमचंद से अलग होकर अपने लिए एक अलग रियासत की स्थापना की, और जिसका नाम क्या रखा, जसवान या जसवां, ऐसे भी हम इसको लिखते हैं, जसवां। जसवां किसका पुराना नाम है, उन्ना का। तो पूरवचंद ने अपने बड़े भाई पदमचंद से अलग होकर 1170 ईस्वी में अपने लिए अलग रियासत की स्थापना की, जिसका नाम क्या रखा, जसवां नाम रखा। यह कांगड़ा से अलग होने वाली पहली रियासत थी। तो ये कांगड़ा से अलग होने वाली पहली ऑफशूट थी। तो आप लोग ये याद रखेंगे, कांगड़ा से अलग होने वाली पहली रियासत कौन सी थी, जसवां। जसवां की स्थापना किसने की थी, पूरवचंद ने। ठीक है, जब पूरबचंद ने अपने लिए अलग से रियासत की स्थापना की, तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, राजपुर को अपनी राजधानी बनाया। राजपुर किसकी राजधानी थी, जसवां की। ठीक है, जसवां। जसवां, अब यहाँ पे एक नोट देख लो, जसवां को हम वर्तमान में उन्ना के नाम से जानते हैं, उन्ना जिले के नाम से जानते हैं। तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्ना का जो है पूरा नाम क्या था, तो पुराना नाम जसवां था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमें एक हृदय चंद राजा मिलते हैं। हृदय चंद के राजा ने, कांगड़ा के अगले राजा कौन आते हैं, हृदय चंद। इनकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमें जो है बैजनाथ के शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है कि भी हृदय चंद त्रिगत के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह किरीग्राम के राजा लक्ष्मण चंद से करवा दिया। किसका साथ करवा दिया, लक्ष्मण चंद। किरग्राम किसका पुराना नाम है, वैजनाथ का पुराना नाम है। तो वैजनाथ तो बहुत छोटी सी रियासत या ठकुराई होगी कांगड़ा की त्रिगत के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि भी त्रिगत का राजा है, बहुत बड़ा त्रिगत अपने आप में बहुत बड़ा एम्पायर है, कि त्रिगत के राजा ने जो है अपनी ही जागीर
के राणा या राजा के साथ जो है क्या करवा दी, अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। तो लक्ष्मण चंद के लिए तो या कीरग्राम के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि की बात थी। तो क्या था कि भाई ये शादी जब करवाएगी तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बाद में शिलालेख में ये जानकारी दी गई। बैजनाथ के शिलालेख में हमें इसकी जानकारी मिलती है जो कि शारदा लिपि में लिखा गया। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी बात थी त्रिगत के लिए, कीरग्राम के लिए, कि भाई उन्होंने त्रिगत के राजा की बेटी के साथ अपने राजा की शादी करवा ली, बहुत ही बड़ी बात है। तो इसका इन्होंने शिलालेख लिखा जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, बैजनाथ से प्राप्त हुआ। अब इस बैजनाथ के शिलालेख में क्या लिखा गया कि भाई ये जानकारी दी गई। अब ये लिखा किस लिपि में गया, शारदा लिपि में लिखा गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिगत के किस राजा ने अपनी बेटी का विवाह कीरग्राम के राजा लक्ष्मी चंद से करवा दिया था, हैदयचंद। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, बैजनाथ के शिलालेख में। बैजनाथ का शिलालेख जिसमें हैदयचंद ने अपनी बेटी का विवाह कीरग्राम के राजा लक्ष्मण चंद के साथ करवा दिया, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, बैजनाथ के शिलालेख में। किस लिपि में लिखा गया, शारदा लिपि में। तो ये आप लोग देखेंगे। फिर आगे जाके क्या हुआ, 1337 ईस्वी में 1337 ईस्वी में कांगड़ा पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया और उस समय कांगड़ा का राजा पृथ्वीचंद था। कौन था, पृथ्वीचंद था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान कांगड़ा का राजा कौन था, पृथ्वीचंद था। कब किया था, 1337 ईस्वी में। 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया और उस समय कांगड़ा का राजा रूपचंद था। कौन था उस समय कांगड़ा का राजा, रूपचंद था। अब नोट यहाँ पे है, इसको भी आपने देखना है। नोट जहाँ भी मैंने लिखे हुए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। और अगर आप नोट्स बना रहे अपने तो वहाँ भी सेम आपने लिखना है। उस समय कांगड़ा का राजा रूपचंद था। रूपचंद का नाम हमें मानिक चंद के नाटक धर्मचंद में मिलता है। ये लाइन फिर से पढ़नी है आप लोगों ने। रूपचंद का नाम हमें मानिक चंद के नाटक धर्मचंद में मिलता है, जो कि 1562 के ईस्वी में के आसपास लिखा गया था। ठीक है, तो रूपचंद का नाम हमें कहाँ पे मिलता है, मानिक चंद के नाटक धर्मचंद में मिलता है। ये जो चंद चंद है इस वजह से हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है कि भाई रूपचंद का नाम हमें मानिक चंद के किस नाटक में मिलता है, धर्मचंद में मिलता है, समथिंग लाइक दैट। ये जो मानिक चंद ने नाटक लिखा धर्मचंद, वो कब लिखा गया, 1562 ईस्वी में। कांगड़ा के राजा रूपचंद ने 1360 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। तो ये भी हमें जानकारी मिलती है कि कांगड़ा का राजा रूपचंद था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया, कब, 1360 में, और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन दिल्ली के हिस्ट्री में हमें ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे हमें ऐसा पता चल रहा है कि भाई उसने, राजा ने बेशक जो है दिल्ली पर आक्रमण किया होगा, लेकिन दूर दूर के कुछ एरियाज़ को इन्होंने जो है कैप्चर कर लिया होगा। प्रॉपर दिल्ली इन्होंने कैप्चर नहीं किया, नहीं तो हमें जो है फिर इंडियन हिस्ट्री में इसके बारे में ज़रूर जानकारी मिलती। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। 1365 में जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था तो उस समय उसने ज्वालामुखी या ज्वालाजी टेम्पल से जो है 1300 पुस्तकें वो अपने साथ ले गया। ठीक है, और ऐसा भी बोलते हैं कि ज्वाला जी को इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। बहुत सारी जो है चीज़ें वहाँ पे तहस नहस करती थी, मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया था। और 1300 पुस्तकें जो है वो अपने साथ ले गया था, काफ़ी कुछ उसने जला दी थी। बाद में इसने इन पुस्तकों को जो है फ़ारसी में अनुवाद करवाया। किस में इन पुस्तकों का अनुवाद करवाया, फ़ारसी में। और इसका फ़ारसी में अनुवाद किसने किया, इसका फ़ारसी में अनुवाद जो है इजुद्दीन खालिद खानी ने करवाया। और जो इन्होंने इसका फ़ारसी में अनुवाद करवाया उसे क्या बोला गया, दलील ए फिरोज शाही। क्या बोला गया, दलील ए फिरोज शाही। तो यहाँ पे जो 1300 पुस्तकें फिरोज शाह तुगलक अपने साथ ले गया था, उसने बाद में इसको किस नाम से जो है फ़ारसी में अनुवाद करवाया, दलील ए फिरोज शाही। इन पुस्तकों का अनुवाद फ़ारसी में किसने किया था, इजुद्दीन खालिद खानी ने इन पुस्तकों का अनुवाद किया था। बाद में जो है फिरोज शाह के पुत्र नसरुद्दीन शाह ने कांगड़ा की पहाड़ियों में शरण ली। ठीक है, तो फिरोज शाह का पुत्र था नसरुद्दीन शाह, इसने फिरोज शाह के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और वहाँ से बचने के लिए कहाँ पे आया था, कांगड़ा की पहाड़ियों में छिपने के लिए आ गया था। ये आप फिरोज शाह तुगलक का फ़ोटो देख सकते हैं। अगर आप हमारे वर्क को पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ कि 1398 और 1399 के आसपास तैमूर लंग ने जो है
शिवालिक अभियान चलाया। ठीक है, तो कई बार आपने यहाँ पे कन्फ्यूजन होना है कि ऐसे भी पूछते हैं कि तैमूर लंग ने जो है कब आक्रमण किया था शिवालिक पहाड़ियों पे। 1398। तो कहीं पे 1398 आता है, कहीं पे 1399 आता है, तो इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो तैमूर लंग ने शिवालिक अभियान चलाया 1398 और 1399 में। और इस दौरान इसने सबसे पहले क्या किया कि ये जो अभियान शुरू किया वो क्यारदा दून की घाटियों से शुरू किया। कहाँ से शुरू किया? क्यारदा दून की। ये यमुना रिवर है, ये हमारे सिरमौर रियासत है और सिरमौर रियासत का पौंटा साहिब है। यहीं से इसने शिवालिक अभियान शुरू किया था। पहले भी हमने पहले लेक्चर में देखा था कि जो भी आक्रमणकारी आते हैं वो कहाँ से होते हुए आते हैं? वो आते हैं हमारे रिवर से होते हुए, नदियों के किनारे से होते हुए रास्ते होते थे, तो वहीं से आक्रमण करते थे। तो इसने सबसे पहले क्यारदा दून वाले एरिया से अपना अभियान शुरू किया और सबसे पहले कहाँ पे? नाहन पे, क्यारदा दून वाली घाटियों में आए। यहाँ पे इसका जो है नाहन के पास इसका सामना किससे होता है? स्थानीय राणा रतन सिंह से। कहीं पे रतन सिंह लिखा होता है, कहीं पे रतन प्रकाश लिखा होता है। लिखा होता है कि जब तैमूर लंग ने शिवालिक पहाड़ियों पर आक्रमण किया उस समय सिरमौर के राजा कौन थे? रतन सिंह या रतन प्रकाश, इन्होंने इनका मुकाबला किया था। तो जब आप देखेंगे नाहन से परे को आप जमटा वाला एरियाज देखेंगे या नीचे से जब तैमूर लंग की सेना आ रही होगी तो ऊपर पहाड़ी से आपको पूरा का पूरा एरिया नीचे वाला क्या दिखेगा? प्लेन दिखेगा। आपको पहले ही पता लग जाएगा कि भाई नीचे से जो आक्रमणकारी है उसकी सेना कितनी है। तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे ही पहाड़ी ऊपर की पहाड़ी से जो है रतन प्रकाश या रतन सिंह के लोगों ने जो है सैन के सिपाहियों ने नीचे से तैमूर की विशाल सेना को देखा तो वो वहाँ से भाग गए। बाद में रतन सिंह बिल्कुल भी नहीं भागा, उसने तैमूर का सामना किया, लेकिन फिर टिक ज़्यादा देर तक रतन सिंह जी जो है इनके सामने टिक नहीं पाए। तो रतन प्रकाश ने या रतन सिंह ने जो है शिवालिक पहाड़ियों में क्यारदा दून में किसका सामना किया था? तैमूर का सामना किया था, लेकिन यहाँ पे जो है इसी युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे इसमें क्या हुआ कि इसके बाद जो है तैमूर कहाँ पे आया? होशियारपुर। इसके बाद वह वहाँ से होशियारपुर गया। होशियारपुर में से उसने पठानकोट गया, लेकिन कांगड़ा किले को नहीं लूट पाया। ठीक है, अब हुआ क्या कि पहले इसने ये यमुना से क्यारदा दून की घाटियाँ लूटी, नाहन में इसका रतन प्रकाश से मुकाबला हुआ और यहाँ से ये कहाँ चला गया? नालागढ़। कहाँ चला गया? नालागढ़। नालागढ़ चला गया। नालागढ़ का जो आलमचंद राजा था, आलमचंद नालागढ़ का जो राजा था, उसने इसका स्वागत किया, इसका तैमूर का। वेलकम टू तैमूर, वेलकम टू हिंदूर, डियर तैमूर वेलकम टू हिंदूर, समथिंग लाइक दैट। इसका वहाँ पे स्वागत किया। तो तैमूर ने भी जो है नालागढ़ को नहीं लूटा। अब यहाँ से इसको मेन ये बात पता चली कि भाई जो हमारा जो कांगड़ा किला है वो लूटेंगे तो बहुत सारा धन प्राप्त होएगा। तो वापस कहाँ के लिए चले गए वो? वापस के लिए कहाँ चले गए? कांगड़ा के लिए। कांगड़ा के लिए कहाँ से चले गए? होशियारपुर। होशियारपुर से पठानकोट आया, लेकिन कांगड़ा किला को नहीं लूट पाया। वापस आते समय उसने धमेरी को लूटा, लेकिन हिंदूर को नहीं लूटा, क्योंकि हिंदूर ने इसकी हल्के फुल्की सहायता की थी। और हिंदूर का उस समय राजा कौन था? आलमचंद। ठीक है, तो हुआ क्या कि शिवालिक पहाड़ियों के बाद उसे एक बात पता चलती है कि भाई अगर लूटना ही है ना तो कांगड़ा किले को लूटो। कांगड़ा किले के पास बहुत पैसा है और उसे लूट के कुछ मिल सकता है। लेकिन ये होशियारपुर गया, होशियारपुर से पठानकोट गया, तो इसे जो है कांगड़ा किले का रास्ता नहीं मिला, तो कांगड़ा किले ये लूट नहीं पाया था। वापस आते समय इसने धमेरी को लूटा और इसने जो है नालागढ़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि नालागढ़ के राजा आलमचंद ने इसकी हेल्प की थी, तो इसलिए इसने जो है नालागढ़ को, हिंदूर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये आप लोगों ने याद रखना है। तैमूर लंग के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? मेघचंद था। तो कांगड़ा को क्या लूटा तैमूर लंग ने? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कांगड़ा किले को ढूंढ ही नहीं पाया था। ठीक है, वापिस आते समय इसने किसको लूटा? धमेरी को, लेकिन हिंदूर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हिंदूर का राजा कौन था उस समय? आलमचंद था। आगे क्या हुआ कि 1405 में, कब की बात है? 1405 ईस्वी में। 1405 ईस्वी में हरिचंद और करमचंद दो भाई थे जो कांगड़ा रियासत पर राज कर रहे थे। हरिचंद जो है बड़ा भाई था और करमचंद, ये करम लिखता नहीं है पीपीटी में, तो आप लोगों ने देखना है, ये ऐसे है करमचंद। ठीक है, आपको आता है लिखना। तो क्या हुआ कि हरिचंद और करमचंद दो भाई थे, वो कांगड़ा रियासत पे राज कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि भाई हरिचंद जो बड़ा भाई था वो शिकार करने के लिए कहाँ निकल गया? जंगल में निकल गया। और जंगल में होता क्या था कि राजा को सबसे प्रिय चीज़ क्या होती थी? शिकार करने होते थे।
तो राजा जो है वो अकेले जाते थे अपनी ना वो पावर दिखाने के लिए, राजा जो है अकेले शिकार करने के लिए जाते थे। तो राज्य से तो इनके साथ कुछ सिपाही भी साथ गए थे, लेकिन राजा ने बोला कि भाई जब जंगल में शिकार करने के लिए गए कि मैं यहाँ से इस वाली साइड से आता हूँ, पूरे के पूरे सिपाही इस वाली साइड चले जाओ, मैं अकेला यहाँ से शेर को मारूंगा और आप लोग यहाँ से शेर को घेरते हुए जो है मेरे पास की तरफ फोर्स करना। ठीक है। तो पहले तो सिपाही ने बोला कि राजा हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते, आप हमारे रियासत के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर राजा है, तो आपको अकेला हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। लेकिन राजा ने बार बार बोला कि नहीं भाई मैं खुद लड़ लूँगा, मैं राजा हूँ, मैं शेर को ऐसे मार दूंगा, आप लोग वहाँ से जाओ घेरा डालने के लिए और मैं यहाँ से जाता हूँ शेर को मारने के लिए, तो आप वहाँ से जल्दी जल्दी से शेर ले आओ, ये शेर है भाई यहाँ बना हुआ हल्का फुल्का। अब हुआ क्या कि राजा यहाँ से सिपाहियों ने राजा को अकेले छोड़ दिया, यहाँ से राजा निकल के आ रहा था और वहाँ से सिपाही निकल के आ रहे थे। अब आगे एक कुआं निकलता है, क्या होता है कुआं आता है और राजा जो है इस कुएं में गिर जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है राजा कुएं में गिर जाता है। अब सिपाही सब जगह ढूंढ रहे राजा कहाँ है, राजा कहाँ है, राजा मिला ही नहीं, ढूंढने पे भी नहीं मिला। ठीक है। जंगल में शिकार करते हुए राजा किस में गिर गया, कुएं में गिर गया। बाद में पता चलता है करमचंद को भी, तो करमचंद भी आता है। लगातार 21 दिनों तक राजा ढूंढने का प्रयास होता है लेकिन राजा मिलता ही नहीं है। फिर ऐसा होता है कि सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि राजा को शेर ने खा लिया है और अब राजा इस दुनिया में नहीं रहा। तो होता क्या था कि राजा उस दुनिया में नहीं रहा, तो फिर क्या करो, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि राजा की पत्नी को क्या कर दो, सती कर दो। तो फिर राजा की वाइफ को सती कर दिया गया था और फिर रियासत का राजा किसे बना दिया गया, करमचंद को रियासत का राजा बना दिया गया। लेकिन होता क्या है 21 दिन के बाद वहाँ से कोई ब्राह्मण गुजर रहा होता है। ठीक है। उस रास्ते से कोई ब्राह्मण गुजर रहा होता है, उसे प्यास लगती है, तो वो ब्राह्मण उस कुएं के पास आता है। जब वो कुएं के पास आता है तो कुएं के नीचे से जो है कोई आवाज़ उसे सुनाई देती है कि बचाओ बचाओ, मैं जो हूँ हरिचंद हूँ और त्रिगत रियासत का राजा हूँ, प्लीज़ मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो ब्राह्मण को जब ये आवाज़ सुनाई देती है तो फिर ब्राह्मण ने राजा को कुएं से बाहर निकाला। अब राजा वापस से जब कुएं से बाहर निकलता है, ब्राह्मण का धन्यवाद करता है और अपनी रियासत की तरफ निकल पड़ता है। तब उसे पता चलता है कि भाई रियासत का नया राजा किसे बना दिया गया है, उसी के भाई करमचंद को रियासत का राजा बना दिया है और उसकी वाइफ को क्या कर दिया गया है, सती कर दिया गया है। तो राजा भी दुखी हो जाता है, उसे भी ऐसा लगता है कि ठीक है मेरा भाई करमचंद अब राजा बन गया है तो कोई बात नहीं, मैं उससे अब रियासत बिल्कुल भी नहीं छीनूंगा, मैं अपने लिए एक अलग रियासत की स्थापना करूंगा। तो हरिचंद ने 1405 में अपने लिए अलग रियासत की स्थापना की जिसका नाम क्या रखा, गुलेर। क्या रखा, गुलेर रियासत की स्थापना की। किसका नाम क्या रखा, गुलेर रियासत की स्थापना की और इसने हरिपुर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। तो हरिचंद ने 1405 में किस रियासत की स्थापना की, गुलेर रियासत की स्थापना की और राजधानी किसे बनाया, हरिपुर को। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि 1170 में कांगड़ा से अलग होने वाली पहली रियासत कौन सी थी, जसवा। 1405 में कौन सी थी, गुलेर। गुलेर की स्थापना किसने की थी, हरिचंद ने की थी। ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो कितनी रियासतें कांगड़ा से अलग हो गई है, 2 रियासतें अलग हो गई है। तो कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जो एक कुएं में गिर जाने के कारण जिसे कांगड़ा के राजा ने लोगों ने मरा हुआ समझ लिया था, हरिचंद। गुलेर रियासत की स्थापना किसने की, हरिचंद ने गुलेर रियासत की स्थापना की। अब आगे चलते हैं, होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। अब अगला राजा आता है धर्मचंद। कौन आता है अगला राजा, धर्मचंद। धर्मचंद शेर शाह सूरी और हुमायूं का समकालीन शासक था। किसका था, शेर शाह सूरी और हुमायूं का। अब पहले वो कुछ समय के लिए शेर शाह सूरी का था, फिर हुमायूं का था। अब इस कार्यकाल के दौरान अंतिम में वो जो है अंतिम दिनों में किसका समकालीन रहा, वो अकबर का समकालीन रहा। ये अकबर की पिक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो धर्मचंद जो है 3 राजाओं का समकालीन रहा, पहले शेरशाह सूरी का, फिर हुमायूं का और अपने अंतिम दिनों में किसका समकालीन रहा, अकबर का समकालीन रहा। बाद में ये 3 और राजा थे, मानिक चंद, ये भी किसके समकालीन थे, अकबर के। जयचंद किसका समकालीन था, अकबर का। विधि चंद किसका समकालीन था, अकबर का। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों राजा किसके समकालीन थे, अकबर के। तो यहाँ पे पूछेगा कि कांगड़ा के उस राजा का नाम बताओ जो शेरशाह सूरी, हुमायूं और अकबर का समकालीन था। तो वो कौन से राजा थे, धर्मचंद।
ठीक है, इनमें से कौन सा राजा अकबर का समकालीन नहीं था, कांगड़ा का कौन सा राजा अकबर का समकालीन नहीं था? तो 3 दिए हुए होंगे और 1 नहीं दिया होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, आगे भी हम इसके बारे में देखेंगे। अब हल्का फुल्का हमने धर्मचंद के बारे में पढ़ लिया है, मानिकचंद के बारे में पढ़ लिया है, और जयचंद के बारे में जो है हम यहाँ पे आप लोगों को स्टोरी बताने वाले हैं। अब कांगड़ा का अगला राजा कौन बनता है? जयचंद। जयचंद ने क्या किया? राजा जयचंद ने राजा जयचंद को अकबर ने गुलेर के राजा रामचंद की सहायता से क्या कर लिया? बंदी बना लिया। जयचंद के बेटे विधिचंद ने 1572 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया। इसकी जानकारी हमें तबागत ए अकबरी में मिलती है। खान जहां ने कांगड़ा पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन हुसैन मिर्जा और मसूद मिर्जा के पंजाब के आक्रमण की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये जो है क्या हुआ था कि कांगड़ा का राजा जयचंद था, इसको जो है गुलेर के राजा रामचंद की सहायता से अकबर ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में इसके बेटे विधिचंद ने 1572 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया, और इसकी जानकारी हमें तबाकत अकबरी में मिलती है। बाद में अकबर जो है इस पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन हुसैन मिर्जा और मसूद मिर्जा के पंजाब पर आक्रमण के वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। ठीक है, अब विधिचंद ने मुगलों का बार बार विरोध किया, लेकिन उसके विद्रोह को दबाने के लिए मुगलों ने उसके पुत्र त्रिलोकी चंद को मुगल दरबार में बंदी बना लिया, रख लिया। ठीक है, तो बाद में उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला था कि भी कोई पहाड़ी राजा बार बार मुगल राजाओं का विद्रोह ना कर सके, इसीलिए उनके बेटे को क्या करते थे, वो अपने रियासत में रखते थे। अगर राजा, ऐसा बोला जाता था कि अगर राजा उनका विरोध करेगा तो वो उनको जो है बंदी बना लेंगे। अब ये जो सारी स्टोरी थी हमने 3-4 लाइनों में आप लोग को समझाने की कोशिश की, लेकिन इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। इसके लिए हमें इनके बैकग्राउंड्स को समझना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड्स की जो स्टोरीज़ है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आप लोगों को मैं हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री करवा रहा हूँ, और हिस्ट्री जो है बहुत वाइड है। इसको पढ़ने के लिए आपको अपने माइंडसेट को पहले प्रिपेयर करना होगा कि आपकी एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के अप्रोक्सीमेट सीटिंग है जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसके बाद भी तो आपको बुक उठानी पड़ेगी और एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपकी 3-4 घंटे की अच्छी सीटिंग है तभी आप ये वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, अदरवाइज़ तो इतना आसान नहीं है अब जॉब्स को लेना, बहुत कंपटीशन है। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड्स को देखें तो हुआ क्या था कि अकबर ने सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब में सिकंदर शाह ने भाग कर नूरपुर के माऊ कोट में शरण ली। किसमें ली? शरण ली। तो दिल्ली सल्तनत पे या मुग़ल एम्पायर्स में जब हुमायूं था, कहाँ पे? दिल्ली का राजा। तो हुआ क्या था कि हुमायूं तो भाग गया था यहाँ से। तो बाद में जो है अकबर आया। बाद में कौन आया? अकबर। तो अकबर ने जब भारत में आक्रमण किया, पानीपत के दूसरे बैटल्स में जब यहाँ पे आक्रमण किया, तो सबसे पहले इसने कहाँ पे आक्रमण किया था? पंजाब में आक्रमण किया था। और पंजाब में आक्रमण, तो वहाँ का राजा कौन था? सिकंदर शाह। कौन था? सिकंदर शाह वहाँ का गवर्नर था। तो सिकंदर शाह कहाँ से भाग गया था? पंजाब से भाग गया था। तो पंजाब से भाग कर वो कहाँ पे आ गया था? नूरपुर में आ गया था। कहाँ पे आ गया था? नूरपुर। नूरपुर में कौन सा किला है? माऊ फोर्ट। कौन सा किला है? माऊ फोर्ट जो है नूरपुर में किला है। ये किला किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने बनाया था। किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, अब हुआ क्या कि उस समय नूरपुर का राजा कौन था? भक्तमल था। कौन था नूरपुर का राजा? भक्तमल था। तो अगर आपकी टेरिटरीज में, किसी राजा के टेरिटरी में किसी राजा का दुश्मन अगर छिपा हुआ है तो उस राजा को भी वो राजा अपना दुश्मन ही समझेगा। मतलब कि अगर अकबर का दुश्मन नूरपुर के राजा भक्तमल के रियासत में छिपा हुआ है तो भक्तमल भी किसका दुश्मन है? अकबर का। और हम लोगों ने देखा कि अकबर की जो बैटल थी, पानीपत का दूसरी बैटल जो थी, उसमें जो है अकबर का की तरफ से किसके संरक्षण में अकबर ने युद्ध किया था? बैरम खान के संरक्षक में। तो ये सारे के सारे में मेन रोल किसका है? बैरम खान का। तो बैरम खान को जैसे ही ये बात पता चलती है कि सिकंदर शाह ने कहाँ पे शरण ली है? नूरपुर के माऊ फोर्ट में। वो नूरपुर आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? नूरपुर में आ जाता है। और इसने क्या किया कि नूरपुर में जो है वो इसने सिकंदर शाह सूरी को पकड़ लिया।
किसको पकड़ लिया, सिकंदर शाह सूरी को पकड़ लिया। और उसे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि भाई सिकंदर शाह सूरी तो हम मुसलमानों में से ही एक है। तो उसने उसको छोड़ दिया, उसको ना माफ़ कर दिया और उससे कहा कि भाई दोबारा तू अब इधर नहीं दिखना चाहिए, और बंगाल की तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ जो है उसको कोई रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए थोड़ा सा एरिया दे दिया। लेकिन उसने जो है भक्तमल को माफ़ नहीं किया। किसको? भक्तमल को माफ़ नहीं किया। बैरम खान ने बोला कि इसने जो है हमारे साथ गद्दारी की है, इसने हमारे दुश्मन को शरण दी है, जबकि उस दुश्मन को तो इसने माफ़ कर भी दिया है, लेकिन इसने भक्तमल को क्या किया, भक्तमल को अपने साथ वो लाहौर ले जाता है। कौन? बैरम खान, और वहीं पर ही उसे मरवा देता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बैरम खान ने जो है नूरपुर के किस राजा को जो है लाहौर में मरवा दिया? भक्तमल। ठीक है। सिकंदर शाह ने जो है नूरपुर के किस किले में भागकर शरण ली थी? माओकोट किले में भागकर जो है शरण ली थी। ठीक है। तो ये आपको हल्का फुल्का समझ आ गया था, आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो जयचंद है, राजा जयचंद है, कौन है? राजा जयचंद। कहाँ के राजा है? कांगड़ा के राजा है। तो राजा जयचंद ने कोटला किला, कौन सा किला था? कोटला किला, जो कि गुलेर के राजा रामचंद का था, हथिया लिया था। ठीक है। अकबर ने जयचंद को बंदी बना लिया। अब हुआ क्या कि जो राजा जयचंद थे, इनका और गुलेर के राजा के एक किला होता है, मतलब गुलेर के राजा के एक किला होता है। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि नूरपुर रियासत, कांगड़ा रियासत जो है हल्के फुल्के यहाँ पे कौन आ गया है? अकबर आ गया है। और दिल्ली सल्तनत में या मुग़ल एम्पायर में, अब भारत में कौन है? अकबर का रूलर है। तो जितनी भी भारत की टेरिटरीज है वो किस से बिलोंग करती है? अकबर से बिलोंग करती है, अकबर के अधीन आती है। तो क्या हुआ कि जयचंद ने जो है कोटला किला किससे ले लिया? गुलेर के राजा रामचंद से ले लिया। अब रामचंद किसके पास चला गया? अकबर के पास। उसने बोला कि महाराज, हमारी रियासत छोटी है, बड़ी है, लेकिन है तो आपके संरक्षक में ही, हम कर आपको देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि भी हमें कांगड़ा रियासत का राजा जयचंद है वो बहुत परेशान कर रहा है, और उसने हमारा किला, हमारी सीमा के अंदर जो किला था कोटला किला, वो उसने छीन लिया है। तो हमारे से तो इतनी हिम्मत हो नहीं रही है कि हम जयचंद से अपना किला वापस लें। तो महाराजा आपको ही हमारी सहायता करनी पड़ेगी, ऐसा इसने अकबर को कहा होगा। तो अकबर ने उसकी बात को मान करके जो है जयचंद को बंदी बना लिया। उसने क्या बोला कि मेरे दोनों टेरिटरीज, कांगड़ा भी, वट एवर, भारत में जितनी भी टेरिटरीज है वो मुगलों की है, और वो आपस में नहीं लड़ सकती है। उनका मेन काम क्या है? मुगलों को कर देना, आपस में लड़ना नहीं है। तो फिर उसने क्या किया? उसने जयचंद को बंदी बना लिया। किसने? अकबर ने। अब जैसे ही जयचंद को अकबर ने बंदी बना लिया, तो उसका बेटा होता है जिसका नाम होता है बेधी चंद। क्या होता है उसका नाम? बेधी चंद ने। तो बेधी चंद ने 1572 ईस्वी में सबसे पहले किसका विरोध किया? अकबर का विरोध किया। उसने कहा, बेधी चंद ने कहा कि आप ऐसे जो है मेरे पिता को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है। तो कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जिसने सबसे पहले मुगलों का विरोध किया। तो दैट इज बेधी चंद। कौन थे? बेधी चंद थे। अब हुआ क्या, बेधी चंद ने जब विरोध किया तो फिर इस विरोध को ख़त्म करने के लिए अकबर ने क्या किया? अकबर ने अपने अपने गवर्नर, पंजाब के गवर्नर हुसैन कुली खान, और अपने लाहौर के गवर्नर या बीरबल को भेजा, और साथ में उसके किसको भेजा? नौरत्नों में से एक बीरबल को भेजा। उसने बोला कि आप कांगड़ा जाओ, त्रिगत जाओ, और इस रियासत में जो भी विरोध मेरे खिलाफ हो रहे उसको एकदम से ख़त्म कर दो। कोई ज़रूरी नहीं है उसे बार बार पनपने की। तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक बीरबल भेज दिया, और पंजाब के गवर्नर हुसैन कुली खान को कांगड़ा के में बेधी चंद के विद्रोह को ख़त्म करने के लिए भेज दिया। ठीक है। कांगड़ा के भेजा। कांगड़ा किले तक पहुँचने से पहले ही पंजाब पर मिर्ज़ा भाइयों ने आक्रमण कर लिया। ठीक है। तो जैसे ही बीरबल आते हैं और हुसैन कुली खान जो है कांगड़ा की तरफ जा रहे होते हैं, तो उससे पहले ही उनको एक खुफिया जानकारी मिलती है, संदेश आता है कि भाई पंजाब में जो है हुसैन मिर्ज़ा या मिर्ज़ा ब्रदर्स ने जो क्या कर लिया है, क्या कर लिया, मिर्ज़ा ब्रदर्स ने आक्रमण कर लिया है। तो अभी के लिए तो पंजाब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंजाब जो है हिमाचल वाले एरिया से, कांगड़ा वगैरह वगैरह से बहुत समृद्ध नज़र आता है। तो अगर वो दोनों, पंजाब का गवर्नर अगर कांगड़ा में बिजी है, तो ऑब्वियस सी बात है पंजाब को तो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसीलिए इन दोनों ने को जो है वापस से कहाँ जाना पड़ा? पंजाब जाना पड़ा मिर्ज़ा ब्रदर्स का मुकाबला करने के लिए। तो ये जो है कांगड़ा किले को अभी क्या है, कैप्चर नहीं कर पाते। अब हुआ क्या कि जिसके जिसके लिए बीरबल और हुसैन कुली खान को वापस कांगड़ा जाना पड़ता है। लेकिन जब ये वापस कांगड़ा जाते हैं, मिर्ज़ा बदर को वहाँ से भगा देते हैं,
तो वो बाद में किसको जो है विधि चंद के साथ समझौता करने के लिए भेजते हैं, टोडरमल। टोडरमल, जो टोडरमल कौन होते हैं, टोडरमल जो है बीरबल के, अकबर के 9 रत्नों में से एक है। और ये ना वित्त मंत्री है एक हिसाब से ना, फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो जितने भी एरिया वाइज है वो सारे समझौते समझौते कौन देखते हैं, टोडरमल देखते हैं। तो टोडरमल को जो है विधि चंद के साथ समझौता करने के लिए भेजा गया। और इस समझौते के तहत क्या बोला गया कि भाई कांगड़ा के 66 गांव, कितने गांव है कांगड़ा के, 66 गांव कांगड़ा के, और 4 एरिया जो है किसके, चंबा के, ये सभी के सभी क्षेत्र जो है किस से, विधि चंद से लेकर किसको दे दिए गए थे, बीरबल को दे दिए गए थे। ठीक है, तो टोडरमल के साथ संधि के दौरान विधि चंद से जो है कितने एरिया जो है लेकर के जो है इनको दिया गया, बीरबल को दे दिए गए थे 66 गांव और चंबा के चार चार क्षेत्र। ठीक है, तो ये सारे के इसको दे दिए गए, टोडरमल को दे दिए गए। होप सो के समझ आ रहा होगा। आगे चल के क्या होता है कि भाई 982 ईस्वी में अकबर अफगान जाते समय, थोड़ा सा यहाँ पे किस्सा बहुत है, नोट है, नोट भी आपको याद करने पड़ेंगे, बीच में स्टोरियाँ इधर उधर हो जाएगी, लेकिन नोट्स को भी, नोट जो मैंने लिखा है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 1582 ईस्वी में अकबर ने अफ़गान जाना होता है, कहाँ जाना होता है, अफ़गान जाना होता है। और उसे ये पता चलता है कि भाई कांगड़ा किले में एक ज्वाला जी टेम्पल है, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे जो है हमेशा लगातार एक जोत जल रही है, कोई उसको जला नहीं रहा है, खुद से जल रही है। तो ऐसा चमत्कार किसको सुनने को मिलता है, अकबर को सुनने को मिलता है। तो अकबर बोलता है कि भाई ठीक है, मुझे अफ़गान तो जाना ही है, तो जाते समय मैं कांगड़ा के भी थोड़ा सा विजिट कर लूँगा, ये जो चमत्कार लोग बोल रहे हैं वो देख लूँगा। तो वो वहाँ पे आता है कांगड़ा में, तो देखता है कि जोत तो वास्तव में ज्वाला जी में, माता ज्वाला जी के टेम्पल्स में जोत तो जल रही है। तो फिर होता क्या है कि वो उस जोत को बुझाने के लिए पहले एक नहर का निर्माण करवाता है। कौन, अकबर, कि भाई इसको देखते कि बूझती भी है कि नहीं बूझती है, क्योंकि मानते तो है नहीं चमत्कार। तो फिर इसने एक नहर का निर्माण करवाया जो उस जोत के ऊपर से जानी थी, और शायद पूरी की पूरी जोत उसके हिसाब से बुझ जानी थी। लेकिन यकीन मानो उस नहर में पानी ही नहीं चढ़ता, पानी नहीं आता। फिर जब अकबर को ऐसा लगता है कि चलो हो सकता है कि किसी कारणवश पानी नहीं आएगा नहर में, तो उसने क्या किया, उसने किया कि एक बड़ा तवा लिया, एक बड़ा तवा लिया लोहे का, भारी भरकम तवा लिया एक लोहे का, और उसको जो है इस जोत पे उसने जो है मारने की कोशिश की कि जोर से अगर इसको ऊपर से ऐसे मारा जाएगा तो ये जोत क्या हो जाएगी, ये जोत जो है बुझ जाएगी। लेकिन इसके बार बार ऐसा करने से भी जो है जोत नहीं बुझी। तो अकबर को अब रियलाइज़ हो गया है कि ये तो वाकई में कोई चमत्कार है। तो अकबर को जो ये चमत्कार दिखता है, इसमें उसको जो है माता रानी के चमत्कार पे विश्वास हो जाता है, और वो क्या करता है, माता रानी को एक सोने का छत्र जो है भेंट स्वरूप देता है। ठीक है, उपहार भेंट चढ़ाता है माता रानी को एक सोने का छत्र। लेकिन जो अकबर ने जो है नहर खुदवाने का निर्माण किया था, जोत पर ये तवा इम्पोज करवाया बार बार, इससे माता रानी जो है इससे नाखुश थी, और ऐसा बोलते हैं कि माता रानी ने अकबर के सोने के छत्र को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसीलिए इसका सोने का छत्र किस में बदल गया था, पीतल में बदल गया था। किस में चेंज हो गया, पीतल में बदल गया था। तो माता रानी ने तो एक्सेप्ट किया नहीं अकबर के सोने के छत्र को। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई अकबर ने जो है ज्वाला जी में जो सोने का छत्र चढ़ाया था वो किस में बदल गया था, पीतल में बदल गया था। तो ये सोने का छत्र है, आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इन फोटो से होप्स हो कि आपको चीज़ें थोड़ी और अच्छे से याद हो जाएगी। हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को आप लोगों के लिए ना इफ़ेक्टिव वे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास कम सोर्सेज हैं। ऐसे हमारे पास ज़्यादा सोर्सेज बिल्कुल नहीं है जो हम आपको एलसीडी में समथिंग लाइक पढ़ा सके, लेकिन जितना भी है होप्स हो कि आपको पसंद आ रहा होगा। अब हुआ क्या कि आगे चल के क्या हुआ कि 1585 ईस्वी में जो है जयचंद की जो है मुग़ल कैद में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मुग़ल कैद में मृत्यु हो जाती है। क्योंकि स्टोरी तो हम जयचंद ही पढ़ रहे थे ना, बीच में एक नोट आया जिसको हमने समझने की कोशिश की। कब की बात थी, 1582 की बात। वापिस से 1585 में जो है जयचंद की मृत्यु होगी, किसके दरबार में, मुग़ल कैद में मृत्यु होगी। और फिर से विधि चंद ने क्या किया, फिर से विधि चंद ने क्या किया, फिर से विधि चंद ने जो है मुगलों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब इस विद्रोह को ख़त्म करने के लिए अकबर ने किसको भेजा, जैन कोका खान को।
अकबर ने बोला यार ये तो रोज़ रोज़ के काम हो गए, बार बार कोई भी हमारे पास कुछ भी होता है बिधि चंद कांगड़ा में हमारा विद्रोह कर देता है। तो भाई जा भाई, पंजाब के गवर्नर कौन है, जैन कोका खान, तू आराम से जा और इस विद्रोह को ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाल कि ये विधि चंद बार बार हमारे खिलाफ क्या जो है विद्रोह ना कर पाए। तो वह विधि चंद को बार बार विद्रोह करने को ख़त्म करने के लिए उसके पुत्र त्रिलोकी चंद को मुगल दरबार में ले जाता है। तो जैन कोका खां क्या करता है, जैन कोका खां को ये बात समझ आ जाती है कि अगर हमने विधि चंद की कोई ऐसी चीज़ अपने पास नहीं रखी जिसको खोने से उसको डर लगे, तो तब तक ये विद्रोह नहीं रुकने वाले। तो फिर जैन कोका खान ने क्या किया, विधि चंद के पुत्र त्रिलोकी चंद को क्या किया, मुगल दरबार में लेके आया और ये बोल दिया विधि चंद को अगर उसने बार बार मुगलों के खिलाफ विद्रोह शुरू किए तो वो उसके बेटे त्रिलोकी चंद को मार देंगे और इसकी मृत्यु के सारी जिम्मेवारी किसकी होगी, विधि चंद की होगी। तो विधि चंद अब उनका वो नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, विद्रोह नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे अपने बेटे को खोने का डर है। तो हुआ क्या कि 1594 ईस्वी में पहाड़ी राजाओं द्वारा मुगलों का विरोध किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हिल गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। 1594 ईस्वी में पहाड़ी राजाओं द्वारा मुगलों का विरोध किया जाता है, लेकिन विधि चंद द्वारा मुगलों का विरोध नहीं किया जाता। इन विद्रोह को ख़त्म करने के लिए अकबर द्वारा शेख फरीद को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है, शेख फरीद को भेजा जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि 1594 में जो है पहाड़ी राजाओं ने मिलकर मुगलों का विद्रोह किया, लेकिन विधि चंद ने विद्रोह नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके बेटे त्रिलोकी चंद को किसके दरबार में रखा गया है, मुगलों के दरबार में रखा गया है। तो ये आप लोगों ने बात समझनी है। और जितने भी अकबर हो या मुगल के कोई भी रूलर्स हो, शासक हो, वो हमेशा पहाड़ी रियासत में कोई भी सेटलमेंट करनी है तो मैक्सिमम किसको बोल रहे भेज रहे, पंजाब के गवर्नर। तो जैन कोका खान कौन है, पंजाब का गवर्नर। शेख फरीद कौन है, पंजाब का गवर्नर। और इससे पहले भी इसने हुसैन मिर्ज़ा को जो भेजा था वो कौन था, इससे पहले भी इसने भेजा था वो भी सारे कौन थे, पंजाब के गवर्नर ही थे। आगे भी ये जिसको भी भेजेगा वो पंजाब के गवर्नर ही होंगे। ठीक है, तो पहाड़ी राजाओं का विद्रोह किसने ख़त्म किया, शेख फरीद खान ने। और इस समय जो है विधि चंद का बेटा कौन है, त्रिलोकी चंद, वो किसके उसमें है, वो जो है किसके दरबार में है, वो है मुगलों के दरबार में। तो विधि चंद भी अभी क्या कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है। ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर था। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे वर्क को पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे वर्क को पसंद नहीं करते तो फिर भी हमें कमेंट करके बता दीजिए कि शायद हम गलत रास्ते पे ना हों। अगर आप हमसे मॉक चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पटवारी की हमारे पास 25 मॉक है, और अगर आप पुलिस के मॉक चाहते हैं तो पुलिस की हमारे पास 15 मॉक है। हम आपको ये मॉक प्रोवाइड कर देंगे, वो भी बिल्कुल आसान प्राइस पे। पटवारी के 25 मॉक हमारे पास 299 में है, और पुलिस की 15 मॉक हमारे पास 199 में है। अगर अभी आप ख़रीदते हैं तो मे बी हम आप लोग को इसी प्राइस में दे दें। अगर आप और लेट करेंगे क्या पता हम बढ़ा दें, क्योंकि डिमांड अब हमारे पास आनी शुरू हो गई है। अगर आपकी कोई क्वायरीज है तो आप HP एग्ज़ाम नोट्स 0099@gmail.com पे हमें लिख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग HP एग्ज़ाम नोट्स। बाय बाय।